अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल उसे देखते हैं। तो एग्जांपल में ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है ना वो इवन इवन की डिफाइन की हुई है। तो अगर आप करेक्टर देखें, सैम्पल देखें, तो बेसिकली इनको सैम्पल कहते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल अगर देखें तो आपके पास सिग्मा में दो सैम्पल हैं, ए और बी। अब हमने इनको देखना है कि ये इवन इवन में आने चाहिए, तो ये कैसे आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, कॉम्बिनेशन क्या क्या है। तो अगर आप सबसे पहले देखें तो ये लैम्डा या नस्टिंग है, ये आ रही है, तो इसका मतलब एक क्लीन स्टार क्लोजर ले रहे हैं इनका। तो सबसे पहले अगर देखें तो आपका डबल ए आ सकता है, आपका सिंगल ए नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है, ये इवन इवन है तो आपकी जो भी चीज़ आएगी वो इवन में ही आएगी। अब सेकंड में देखें तो वो डबल बी आ सकता है। अब अगर थर्ड में देखें तो आपके फोर ए आ रहे हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आपने फिर से सीक्वेंस से कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे आप फोर बी भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ और लिखा हुआ, तो ये भी ठीक है। आप यहाँ पे इसकी जगह फोर बी भी लिख सकते हैं, वो बेसिकली आपको एंड पे लेके गया। तो सीक्वेंस से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब आपकी जो कंडीशन है जस्ट आपने ये फॉलो करनी है कि वो चीज़ इवन इवन में होनी चाहिए। तो आप ये देखें कि आप यहाँ पे देखें दो ए आ रही है, इसी तरह दो बी आ रहे हैं। तो जो चीज़ भी आपने देखनी है वो यही देखनी है कि आपकी इवन में आ रही हो। तो यहाँ पे देखने कॉमा के दरमियान में जो भी चीज़ देखें, दो ए दो बी आ रही है, नहीं ए बी और ए बी, इस तरह दो ए दो बी आ रहे हैं। अभी आप यहाँ पे भी देखें बी ए में, इसी में भी यही हो रहा है कि आपका बी ए दो ए और दो ही बी आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप इसकी बात करें तो डबल बी ए आ रहा है, तो इसका मतलब दो बी दो ए आ रहे हैं। अब हमने इसकी आर ही लिखनी है, ये क्योंकि इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो भी चीज़ आएगी टू फोर सिक्स और इस तरह सो ऑन कंटिन्यू रहेगी। अब हमने इसकी सबसे पहले आर ही लिखनी है, तो आर ही लिखने के लिए अब हम सबसे पहले इसकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे लिखेंगे। वो क्या क्या बन सकते थे, पहला तो डबल ए आ रहा था, ये सिंपल सी बात है, ऊपर आ रहा था। इसी तरह डबल बी भी आ रहा था। ये प्लस इसलिए लगा रहे हैं कि इसका मतलब या तो ये वाली चीज़ आएगी या ये वाली चीज़ आएगी। अब ये प्लस का मतलब है अगर ये आएगी ना, तो इसका मतलब है कि अब इन दोनों के अलावा ये वाली चीज़ भी आ सकती है। यानी ए भी आ सकता है या बी ए भी आ सकता है, पहली चीज़। अब जस्ट सपोज कि आपने यहाँ से ए भी ले लिया ना, तो यहाँ पे एक चीज़ हो गई है, यानी एक ए एक बी है। लेकिन अब आपको जो नेक्स्ट वाला है ना वो यहाँ से मिलेगा। आप यहाँ से ए भी ले सकते हैं या बी ए लेना चाहें, जो भी चीज़ लेंगे आपका ये वाला है। क्योंकि स्टार वाला मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया, ये आपको एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन देगा। तो यहाँ से अगर आपको एक ए बी चाहिए तो यहाँ से एक ए बी भी मिल सकता है, अगर आपको चार ए बी भी चाहिए तो चार ए बी भी मिल सकते हैं। इसी तरह इसी की भी यही बात है कि अगर आपको चार बी ए चाहिए तो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ये स्टेरिक जो है ये स्क्रीन स्टार क्लोजर आपको देगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। डबल ये देखें आप, इसमें डबल ए है और डबल बी है, इसका मतलब है कि इसका भी एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे उसने आपको होल का स्टेरिक लगाया हो, ये आपकी जो चीज़ है ना यहाँ पे इसका होल का स्टेरिक लगाया हो कि इनमें से एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। तो आप इसको आर ई लिखने का मकसद यही है कि जो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते थे ना वो इस आर ई, यानी आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं ना, तो शॉर्टकट में जो भी आप उससे ड्रा कर सकते हैं उसे रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखें कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे उसने दो आर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी, एक आर वन और एक आर टू। यहाँ पे अगर देखें तो पहला है ए का स्टेरिक प्लस बी का स्टेरिक। अब ए प्लस ए स्टेरिक बी स्टेरिक का मतलब यह है कि आपको अगर ए का स्टेरिक है ना, जिसका मतलब एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए। और इसी तरह अगर बी स्टेरिक की बात करें तो एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बी, यानी एक बी जीरो बी दस बी आठ बी, इस तरह करके कोई भी, और इसी तरह एक ही। लेकिन अगर आप आर टू की बात करें तो आपको ये इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इससे ज़्यादा स्ट्रिंग जनरेट करके दे सकते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये चार ही जस्ट सोच के मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और इसी तरह मैं चार भी यहाँ से ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ से भी मैं वही चीज़ ले सकता हूँ, इसके अलावा इससे मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले सकता हूँ। वो कौन सी हैं, वो ये चीज़ें हैं कि आप जो हैं ऊपर वाले से ए बी ये वाली स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकते। जबकि नीचे अगर देखें तो यही चीज़ आपको जनरेट करके देगा ये वाला आर टू। यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है कि आर वन और आर टू जो है ना, बेसिकली जो आर टू है ना वो जनरेट करके देगा ऐसी चीज़ें। और किन की बात कर रहे हैं, कंकैटिनेशन ऑफ ए एंड बी। कंकैटिनेशन का मतलब है कि वो एक दूसरे को जब मिलते हैं ना, मिलकर जो भी चीज़ बनाते हैं तो उसे कंकैटिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना के दिखाता हूँ कि उसके कहने का मतलब है कि आप जो नीचे वाले से स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं ना वो कुछ ये वाली तो बिल्कुल कर सकते हैं ना, ट्रिपल ए और इसी तरह ट्रिपल बी, ये तो कर ही सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं, ए बी। अब ये वाली चीज़ अगर आप ऊपर से जनरेट करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे। ऊपर वाला जो है आपको वो कुछ और जनरेट करके दिखाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो ये देखें, अगर ये हम नीचे वाले से कर रहे थे ना, ये ऊपर वाले से हम नहीं कर सकते थे। ऊपर वाले से करने के लिए क्या था कि हम अगर ए का ले रहे हैं ना पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो मैं एक ए ले सकता हूँ, दो ए ले सकता हूँ, दस ए भी ले सकता हूँ, या इसी तरह करके कोई ए भी नहीं ले सकता, जस्ट नर्सिंग वहां से जनरेट करके दे सकता हूँ। अगर आपको याद हो तो स्टेरिक का मतलब ये है कि एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और इसमें नर्सिंग होती है लाजमी। तो पहले से हमने नर्सिंग ले लिया। सेकंड से हम क्या ले सकते थे, इसी तरह इससे भी हम एक बी दो बी चार बी या कुछ भी ले सकते थे, या इससे भी नर्सिंग ले सकते थे। तो ये जो नर्सिंग वाले हैं ना, ये तो आपको नीचे से भी मिल जाएगी। लेकिन आप इससे जो स्ट्रिंग जनरेट कर नीचे हमने की है ना वो वाली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम जो कर सकते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं डबल ए और डबल बी। अब ये देखें तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको नीचे वाली भी करके देगी, ये डबल ए डबल बी वाली आपको नीचे वाली भी करके देगी। लेकिन ये ए बी वाली स्ट्रिंग है, ये आपको आर वन जनरेट करके नहीं देगा। यहाँ से आपको ए
डबल ए और डबल बी यहाँ से आपको जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वलेंट नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट है एक यही कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करेगा, इक्वलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे वो कहने का मतलब ये है कि टू रेगुलर एक्सप्रेशन आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ दे जनरेट द सेम लैंग्वेज। यहाँ पे देखें कि ये देखने में डिफरेंट थी लेकिन एक लैंग्वेज को नहीं डिफाइन कर रही थी, तो इसका मतलब ये इक्वलेंट नहीं थी। लेकिन उसके कहने का मतलब है कि अगर देखने में डिफरेंट ही लग रही हो लेकिन एक ही चीज़ को वो जनरेट करके दे दें तो उसे हम कहते हैं इक्वलेंट। अगर यहाँ पे बात करें तो ऊपर वाली आपको ये स्ट्रिंग जनरेट करके नहीं दे सकता, तो इसलिए हम कहेंगे ये दोनों इक्वलेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसने फिर से आपको R1 और R2 दे दिया। तो यहाँ पे देखें a प्लस बी का स्टेरिक और साथ में डबल ए और डबल बी। अब इसको आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। इधर देखें, इसके कहने का मतलब है कि आप यहाँ से या तो डबल ए ले सकते हैं या डबल बी ले सकते हैं और इसके ऊपर स्टेरिक नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं देगा, जस्ट आपको या तो डबल ए देगा या डबल बी देगा। और यहाँ से आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप 10 ए, यहाँ से आप 10 बी, यहाँ से 10 ए 10 बी भी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से आप 0 ए 0 बी भी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि नस्टिंग जिसे हम कहते हैं। तो अब नीचे वाले अगर देखें तो नीचे वाले को आपने गौर से देखना है। तो यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ तो वही है कि आप यहाँ से कोई भी एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में देखें तो आपका डबल ए आ रहा है। अब इसका मतलब है कि आपका जो भी यहाँ से चीज़ आए वो आपके एंड पे जो एंड होगा ना वो डबल ए से ही होगा। तो ऊपर वाली अगर देखें तो वो भी यही चीज़ बन रही थी। अगर हम इसको जस्ट बी वाले को अभी ना यानी इसको फॉलो ना करें तो इसका मतलब यह था कि अगर आप यहाँ से डबल ए आ रहा था ना लास्ट पे और यहाँ से आपके 10 ए आ रहे थे तो लास्ट में भी आपका डबल ए ही आएगा। अब यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही होगा। यहाँ से आप 10 ए ले लेंगे और यहाँ से आपका डबल ए मिल जाएगा। अब इसको आप एक और वे से भी कर सकते हैं। अब ये प्लस इसलिए लगाया हुआ कि आपका या तो ये वाला होगा एक, या लेफ्ट साइड वाला होगा या फिर राइट साइड वाला होगा। राइट साइड वाले में से अगर लेना चाहे इस तरह इसका भी ऐसे ही होगा। आप जब ये करेंगे ना तो उसके साथ आपको एक ही चीज़ लेनी पड़ेगी, या तो डबल ए लेंगे या डबल बी लेंगे। वही बिल्कुल नीचे वही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है कि यहाँ पे आप जस्ट सपोज कि अगर डबल बी लेते हैं ना तो अब ये है ये वाला आपको पार्ट वही सी चीज़ आपको जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे आपका लास्ट में डबल बी आ रहा था, यहाँ पे भी आपका लास्ट में डबल बी आ रहा है और बाकी देखें तो वही की वही चीज़ आ रही। तो उसका मतलब ये दोनों इक्वलेंट है, देखने में दोनों डिफरेंट लग रही है लेकिन ये दोनों बिल्कुल इक्वलेंट है। अब मैं आपको यहाँ से एक स्ट्रिंग जनरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने एक स्ट्रिंग जनरेट की, तो मैं ऊपर वाले से एक स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ। अगर मैं यह कहता हूँ ना पहले वाले a प्लस बी स्टेरिक, यहाँ से मैं कुछ भी लेता हूँ, मैं यहाँ से जस्ट पोज के डबल ए ले लेता हूँ और आगे से मैं डबल बी ले लेता हूँ। यानी ये डबल बी मैंने कौन सा लिया है, ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने जो है ना हमारा कॉन्स्टेंट ये वाला यहाँ से डबल बी आया है और ये जो डबल ए है ना ये मेरा मैंने यहाँ से जनरेट किया है। ये वाला नहीं ले सकता, यहाँ से मैं एक ही लूंगा, या मैं डबल बी लूंगा या मैं डबल ए लूंगा। अब मैंने ऊपर वाले से कर लिया, अब मैंने इसको इसी को स्ट्रिंग को नीचे से जनरेट करना है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले हिस्से को इस पार्ट को मैं यूज़ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लास्ट पे डबल बी चाहिए, तो इसके लिए मुझे ये वाला पार्ट यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसको यूज़ करूंगा और ये वाला जो है ना डबल बी ये तो ऑलरेडी है ना कॉन्स्टेंट है एक तरह से, इसके ऊपर स्टेरिक नहीं, ये तो आना ही आना है। तो इसका मतलब है कि ये वाला आपका आएगा ही आएगा, ये वाले तो डबल बी आपको आ जाएंगे। आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ से जस्ट डबल ए ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने डबल ए ले लूँगा नीचे ये वाले ए प्लस बी से, तो और लास्ट वाला जो है ना डबल बी वो आपका एज कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब ये वाली स्ट्रिंग देखें और ऊपर वाली देखें तो दोनों सेम स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वलेंट है। अब अगर कोई भी स्ट्रिंग ऐसी नहीं है जो ऊपर वाले से जनरेट की जा सकती हो नीचे वाले से ना की जा सकती हो, या कोई भी स्ट्रिंग ऐसी नहीं है जो नीचे वाले R2 से जनरेट की जा सकती हो और R1 से ना की जा सकती हो। अच्छा, ये तो था आपकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसने आपको कुछ और भी बताई हुई है। आप देखें जी, सबसे पहले R1 बताई हुई, यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है आपको डबल ए प्लस डबल बी। अब इसका मतलब है आप या डबल ए लेंगे या डबल बी लेंगे। अब यहाँ पे उसने एक R2 भी ले लिया है और उसको ले लिया ए प्लस बी और इसका स्टेरिक नहीं लिया, जस्ट यानी इसका मतलब या ए आएगा या बी आएगा। अब नेक्स्ट है वो कहता है कि इनको प्लस करते हैं। तो अगर आपको याद हो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक उन्होंने आपको रिकर्सिव डेफिनेशन में जिसके 3 स्टेप बताए थे कि अगर R1 और R2 रेगुलर हैं तो इसका मतलब है कि R1 और R1 प्लस और R+2 ये दोनों भी रेगुलर होंगे। तो ये वाली चीज़ आपने यहाँ पे वहाँ पे देखी होगी, तो वहाँ पे प्लस भी था वो भी रेगुलर था, इसी तरह मल्टीप्लाई यानी जैसे कंकैटिनेशन कहते हैं वो भी रेगुलर था, और इसी तरह क्लीन स्टार क्लोजर भी रेगुलर था। अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर शायद मेरे ख्याल में 3 में था, यहाँ पे कहीं पे लास्ट पे था, तो यहाँ पे शायद था, ये देखिए बिल्कुल ये चीज़ है कि अगर R1 और R2 रेगुलर हैं तो यहाँ पे देखें कि आपका R1 ये भी रेगुलर होगा, R1 R2 कंकैटिनेशन भी रेगुलर होगी और साथ में R1 प्लस R2 ये भी रेगुलर होगा और ये वाला क्लीन स्टार क्लोजर भी रेगुलर होगा। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि वो जो उसने डेफिनेशन बताई थी बिल्कुल एग्जैक्ट बताई थी, वो बिल्कुल करेक्ट थी। तो वो MCQs में भी आपके आ सकते हैं, वो आपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे वो आपको जस्ट उनको यूनियन करके बता रहा है। इसे बेसिकली यहाँ पे जो बोलेगा ना यूनियन कहेगा प्लस को, तो ये वाला जो है इसे यूनियन कहेंगे, ये वाला आपने यूनियन किया इसी तरह, यानी कि जस्ट उनके दरमियान में प्लस कर दिया। और जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कंकैटिनेशन करेंगे तो ये डबल ए प्लस डबल बी ऐसे आ गए और साथ में कोई साइन नहीं डाला और ए प्लस बी कर दिया। अब ये वाला आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, इसके साथ आप ट्रिपल ए कर दें और इसके साथ आप ट्रिपल बी कर दें।
तो ये भी हो सकता है, और साथ में आपके ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है, यानी मल्टीप्लाई कर दें, डबल ए आपका आ गया और साथ में यहाँ से ये वाला आ गया, और यहाँ से आप करें तो आपका डबल बी और साथ में ये भी आ जाएगा, या डबल बी करें और साथ में आपका ये ए आ जाएगा। तो ये वाले सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो मल्टीप्लाई करके आते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, तो इसी तरह से उन्होंने उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट है क्लीन स्टार क्लोजर। तो इसको हमने देखा था कि वो अपने साथ ही मल्टीप्लाई होता था। तो अब ये R1 का क्लोजर लिया हो ना, तो R1 के अगर आप वैल्यूज देखें तो R1 की ये थी डबल ए और डबल बी, तो इसका मतलब है कि डबल ए प्लस डबल बी का स्टेरिक ले लिया। तो ये आपको बता रहा था कि यूनियन है, ये वाला कंकैटिनेशन है, और ये क्लीन स्टार क्लोजर है। तो ये वाले तीन बता रहा था आपको। नेक्स्ट है जी रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। ये उसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। तो लैंग्वेज कहता है कि जो भी एनी रेगुलर, यानी कि कहता है कि एनी रेगुलर एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज जनरेटेड होती है उसे रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। ये डेफिनेशन सेम एज इट इज आपको एमसीक्यूज में आ सकती है, तो इसको आपने देखना है। नेक्स्ट देखिए जी, यहाँ पे वो बिल्कुल पीछे वाली बात फिर से रिवाइज हो रही है। तो यहाँ पे प्लस होगा, ये भी रेगुलर होगा, ये कंकैटिनेशन ये भी रेगुलर होगी, और साथ में ये क्लीन स्टार क्लोजर है ना, यानी अपने आप का जो अपने आप के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई होता है वो भी रेगुलर होगा। तो ये पॉइंट भी आपने नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे वो आपको बेसिकली अभी फिर वही पॉइंट आपको बार बार रिवाइज करवा रहा है। तो यहाँ पे देखें कि आपकी दो लैंग्वेजेस है, L1 या L2 या R1 है, दो रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 R2। तो इनको आप कुछ ऐसे भी शो करते हैं R1 प्लस R2, या इसको आप ऐसे L1 प्लस L2 भी कह सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो तीन वे से आप लिख सकते हैं कि लैंग्वेज L जो है वो लैंग्वेज कह रहा है, और R जो कह रहा है वो रेगुलर एक्सप्रेशन कह रहा है। तो वो दोनों एक ही चीज़ होती है, यानी कि R1 है वो भी L1 है, यानी लैंग्वेज 1 है, या R1 है रेगुलर एक्सप्रेशन 1 है। अब ये इसी तरह वो मल्टीप्लाई कर रहा है, कंकैटिनेशन कर रहा है, और ये वाला क्लीन स्टार क्लोजर है। तो ये वाला जो है क्लीन स्टार क्लोजर, इसमें नस्टिंग आपकी आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आपकी R1 है और ये आपकी R2 है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है कि इनको प्लस कर रहा है। तो प्लस करते हैं ना, तो वो कहता है कि इनको रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। और ये कैसे होगी कि आपकी डबल ए प्लस डबल बी, और साथ में इसमें ये वाला आपने प्लस साइन लगा दिया, और साथ में ये जो सेकंड आपका R2 था आपने वही का वही लिख दिया। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। जो यूनियन होता है ना, ये जिसको प्लस कहते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये नीचे वाला उसने जो आपको करके दिखाया वो आपको मल्टीप्लाई वाला करके दिखाया, तो वहाँ पे कोई साइन नहीं डाला हुआ। और नीचे उसने जो आपको R1 है ना, ये आपका R1 था, और इसी का उसने क्लीन स्टार क्लोजर लिया हो। तो यहाँ पे देखें उसने आपको यहाँ पे करके दिखाया। नेक्स्ट देखते हैं जी, आर फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखें आपको उसने एक दे दिया, सिग्मा में दो सैंपल हैं ए और बी, और यहाँ पे उसने स्ट्रिंग भी दे दी है कि लेंथ जो है उनकी 2 होनी चाहिए। और एक चीज़ उसने बता दी, सेकंड उसने बता दिया कि स्टार्टिंग विद ए होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, और जो एल है ना आपकी लैंग्वेज, इसमें यही करेक्टर आ सकते हैं। तो इसका मतलब है ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये फाइनाइट होनी चाहिए, ये फाइनाइट होंगी तो ये रेगुलर होंगी। अब यहाँ पे देखें कि इसको कह रहा है कि डबल ए प्लस ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन रही है ना, क्योंकि आपकी आ ही दो ही रही थी, तो इसको आपने लेते करने की जरूरत ही नहीं, आपने डबल ए प्लस ए बी लिख देना, तो आपकी ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई। ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन है इसकी, और इसे हम कह देंगे कि ये एक रेगुलर लैंग्वेज भी है। अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करके दे रहा है तो ये एक रेगुलर लैंग्वेज भी है। अब नेक्स्ट कि आपको कह रहा है कि इवन 1000 वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको आप एक आर से शो कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो नीचे यहाँ पे आपको करके बताया हुआ है। तो यहाँ पे कंसीडर द लैंग्वेज आपको ये वाले उसने बता दी है, और आपको नीचे उसकी आर भी लिख के बताई है। तो यहाँ पे अगर आप आर देखें तो ट्रिपल ए डबल ए बी, और ए बी है ए डबल बी प्लस बी डबल ए प्लस बी ए बी प्लस, यानी सारी उसने लिख के बता दिया। और इसको आप शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका हर जो है ना करेक्टर यहाँ से एक से आएगा। कैसे आएगा, एक करेक्टर आप इस वाले से लेंगे, एक आप करेक्टर इस वाले से लेंगे, और एक लास्ट वाले से लेंगे। तो आप एनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इससे जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनाइट ही बनेगा। कैसे बनेगा, जस्ट सपोज किया है ना ट्रिपल ए, तो यहाँ से आप पहले वाले से एक ए ले लेंगे, सेकंड वाले से एक ए ले लेंगे, और थर्ड वाले से एक ए ले लेंगे। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इनके ऊपर स्टेरिक नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये आपको एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं देंगे। इनमें से जस्ट आप एक ही आइटम ले सकेंगे, या ए ले सकेंगे या बी ले सकेंगे। अगर मैं जस्ट सपोज करूँ ये मेरी जो लास्ट वाली स्ट्रिंग है, अगर ये वाली मैं जनरेट करना चाहूँ, तो मैं कहाँ से जनरेट कर सकूँगा, मैं कैसे कर सकूँगा, मैं इसको यहाँ से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ये आपको बी चाहिए, तो आप जो लेंगे यहाँ से बी ले लेंगे। यहाँ गौर करना है कि इसके ऊपर किसी के ऊपर भी स्टेरिक नहीं है। फिर से हमने बी लेना, आपको यहाँ से नहीं मिल सकता, आपको जो मिलेगा नेक्स्ट भी आपको यहाँ से मिलेगा। अब जो नेक्स्ट है वो ए है, आपको वो दोनों पहलों से नहीं मिल सकता, आपको वो यहाँ से मिलेगा। इस तरह करके आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो गई। और आपकी जो थी वो कंडीशन जो थी कि आल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर, तो ये फाइनाइट भी थी, और इस तरह हम ये कह देंगे कि रेगुलर भी है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, ये 64 बॉक्सेस वाली। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम नहीं करेंगे, आपने देख लेना। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से आपका कोई एमसीक्यूज भी आएगा। अब नेक्स्ट है कि यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन करा देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा मेथड 4 है। तो मेथड 4 में क्या था कि फाइनाइट ऑटोमेटा था। तो इसकी बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं, तो आपने ये क्या करना है, इनको नंबरिंग दे लेनी है।
तो नंबरिंग इसके 3 ही पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से वो करवा देता हूँ कि 3 पॉइंट क्या होते हैं। यहाँ पे आपके 3 पॉइंट कुछ इस तरह से होंगे कि पहले नंबर पे जो पॉइंट है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। स्टेट का मतलब है कि कोई कंडीशन आप लगा ले कोई स्टेट और उसे हम सर्कल से शो करेंगे, यानी लिमिटेड स्टेट होगी, फाइनाइट होगी और हैविंग वन इनिशियल, एक इनिशियल होगी, एंड सम मे बी नन, यानी कि सम टाइम इसकी फाइनल एक होगी, सम टाइम जीरो होगी और सम टाइम एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो कहने का मतलब पहले पॉइंट का कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी और एक इनिशियल होगी, एक से ज्यादा इनिशियल नहीं हो सकती। और इसके बाद आपकी जो फाइनल होगी वो आपकी जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। सेकंड नंबर पे वो कह रहा है कि फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर सिग्मा। इसके कहने का मतलब है कि आपके जो सिग्मा में करेक्टर होंगे ना, ये वाले इसकी चीज की बात कर रहे हैं कि वो लिमिटेड होंगे, फाइनाइट होंगे, वो ए बी सी इसी तरह करके होंगे और जो मोस्टली होंगे वो आपके जस्ट ए बी ही होंगे। थर्ड वाले में कहता है कि आपको हर स्टेट के लिए जो होगा वो ट्रांजिशन शो करनी होगी। और ट्रांजिशन शो कैसे करनी होगी कि आपको वो कैसे मूव कर रहे हैं, किस स्टेट से कहाँ पे जा रहे हैं, आपने वो शो करवाना है, वो सिग्मा के करेक्टर के लिहाज से। ये इस सिग्मा में अगर सैंपल देखें तो ए और बी है, तो इस लिहाज से आपने शो करवाना है कि ए कहाँ पे जाएगा, बी कहाँ पे जाएगा, दोनों का शो करवाना है, ए का भी बी का भी। ये फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन, ये 3 पॉइंट है, आपने इनको माइंड में रखना है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, यहाँ पे उसने आपको एक टेबल दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने आपको यानी कि अपनी वर्डिंग में बता दिया, तो अब आपने इसका एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए क्या है कि उसने आपको यहाँ पे स्टेट भी दे दिए और यहाँ पे उसने खुद ही आपको बता दिया कि एक्स इज एन इनिशियल स्टेट। तो आपको ये लाजमी नहीं कि ये चीज़ बताएगा, आपने माइंड में रखनी है कि एक्स जो है ये इनिशियल भी रख सकते हैं, लेकिन आप स्टेट का कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने एक्स ही रखा है। और इसी तरह जी जो है उसने फाइनल रखा है, लेकिन आप कोई भी फाइनल रख सकते हैं। यानी आप ये भी कर सकते हैं एक्स की जगह जीरो है आप वो इनिशियल के रख लें, और फाइनल है ना जी, उसकी जगह आप 4 रख लें या 3 रख लें, वो आप फाइनल रख लें। अब हमने इसका टेबल बनाना है, यानी डायग्राम हमने बनाने होते हैं। तो उनके बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेबल ड्रा करना होता है। तो इसका हम टेबल ड्रा करना देखते हैं कि कैसे टेबल इसका ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि आप जब स्टेट एक्स के ऊपर हैं और रीडिंग ए करते हैं, यानी कि जब आप पहला लेटर ए को रीड करते हैं तो आप कहाँ पे जाते हैं। अब ये बता रहे हैं गो टू स्टेट सी। तो इसका मतलब है कि जब आप स्टेट एक्स के ऊपर है यानी इनिशियल के ऊपर है तो आप ए को रीड करते हैं, तो कहाँ पे जा रहे हैं, स्टेट सी के ऊपर। आपने क्या करना है, एक टेबल इस तरह से बना लेना है। टेबल में आपने क्या करना है कि एक कॉलम बना लेना ओल्ड स्टेट का और एक न्यू का, और यहाँ पे जितने भी आपके सिग्मा के करेक्टर हो, जितने भी सैंपल हो, तो आपने उतने कॉलम बनाने हैं। न्यू स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें कि अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही सैंपल थे, ए और बी। जस्ट सपोज कि अगर मेरे पास 3 सैंपल होते हैं ना, तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम लगाता न्यू स्टेट का, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे मैं सी का भी बनाता। लेकिन मेरे पास जो सैंपल थे वो थे ही 2, ए और बी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि रीडिंग ए यानी कि उसको ए वाला कर दिया और ये बी वाला कर दिया। अब ये न्यू थी और ये ओल्ड थी। अब ये ओल्ड और न्यू सब कुछ आपको बता रहा है। तो आपने क्या करना है कि इनिशियल को शो कैसे करते हैं कि जो भी स्टेट हो ना, एक्स नेम होना लाजमी नहीं, यहाँ पे आप जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल होगी उसके साथ आपका ये साइन माइनस आना मस्ट है। अब जो प्लस होगी उसके साथ आपका प्लस आएगा, यानी कि फाइनल स्टेट है वो आपकी प्लस साइन से शो करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें पहले वाले कॉलम को देखें तो वो कह रहा है एट स्टेट एक्स। जब आप एक्स के ऊपर है आपने यहाँ पे नेम लिख लिया एक्स, ओल्ड स्टेट में आपने ओल्ड में ही लिखना है। अब वो कहता है कि आप जब एक्स के ऊपर होते हैं और ए को रीड करते हैं तो आप स्टेट सी के ऊपर चले जाते हैं। तो आपने जो ए वाला बनाया था ना कॉलम, उसमें आपने जी लिख देना है, यानी कि रीडिंग ए आप जी स्टेट के ऊपर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर देखें सेकंड लाइन को, वो कहते हैं जब आप एक्स के ऊपर है तो आप बी को रीड करते हैं तो आप स्टेट वाई के ऊपर चले जाते हैं। तो अगर बी की रीडिंग को देखें यानी बी वाले कॉलम में देखें तो आपने लिख देना है वाई लिख देना है। क्यों, उसने आपको खुद ही लाइन में बताया होगा कि जब आप एक्स के ऊपर होते हैं और बी को रीड करते हैं तो वाई के ऊपर चले जाते हैं। तो आपने यहाँ पे वाई लिख दिया। इसी तरह करके आपने नेक्स्ट भी कंप्लीट कर लेने। नेक्स्ट अगर देखें तो ए स्टेट वाई है, वो कहता है कि अगर जब वाई के ऊपर है चाहे ए रीड करें चाहे बी रीड करें, आप जो है स्टेट वाई के ऊपर ही स्टे करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये वाई है, इसके साथ कोई भी साइन नहीं लगाया, इसे हम नॉन फाइनल कहेंगे, क्योंकि ये ना तो हमारी इनिशियल है ना ही फाइनल है, तो इसका मतलब इसे हम नॉन फाइनल ही कहेंगे। तो नॉन फाइनल थी। अब वो कहने का मतलब उसका ये था कि ए चाहे रीड करे चाहे बी रीड करे वो वाई के ऊपर ही स्टे करेगी, तो हमने वाई के ऊपर यानी वही नेम दोबारा से लिख दिया है। अब लास्ट वाला देखें, यहाँ पे देखें जी है, तो अब जब आप ए रीड करते हैं या बी रीड करते हैं तो आप जी के ऊपर ही स्टे करते हैं। तो ये आपकी लास्ट लाइन है, तो आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है। आपने जी लिखा, आपने ए की रीडिंग की तो वो फिर भी ए जी के ऊपर स्टे कर रहे हैं, आपने जब बी रीडिंग की तो फिर भी जी के ऊपर ही स्टे कर रहे हैं। अब आपका ये टेबल कंप्लीट हो गए। इसको देख के हमने डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि आपने एक्स जो इनिशियल होगी ना, इनिशियल अगर जीरो है तो जीरो से स्टार्ट करना है, एक्स है तो एक्स से स्टार्ट करना है, जो भी नेम रखा हुआ आप वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसका नेम आप वन रख दें। अब आपने क्या करना है कि एक स्टेट बनानी है। स्टेट बनाने के लिए क्या करना होता है कि आपने एक सर्कल लगाना होता है। तो आपने सर्कल लगा लिया एक्स का, ये वाला हमारा एक्स का इनिशियल था, हमने ये वाला सर्कल लगा लिया है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने सर्कल लगाया आपका पहली लाइन स्टार्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है कि जो ट्रांजिशन होती है ना, ये वाले एजेस, इनको शो कैसे करना होता है कि रीडिंग देखनी होती है, ए की रीडिंग कहाँ पे जा रही है, बी की कहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे एक रीडिंग है वो आपकी जी के ऊपर जा रही है। तो आपने क्या करना है कि बेसिकली उसने आपको एक रीडिंग नीचे करके दिखाई है, तो ये आपको
इसमें फिर से कंफ्यूज नहीं होना कि उसने नीचे क्यों की है, उसने ऊपर क्यों नहीं की। तो आप क्या कर सकते थे, इधर भी ए कर सकते थे, इधर बी भी कर सकते थे, लेकिन आपने ख्याल क्या करना है, इसी टेबल को ख्याल करना है कि जब आपका ए रीड कर रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, तो आपका जी के ऊपर जा रहा है। आपने क्या किया कि एक एरो लगाया और एक स्टेट जी बना दी, और जी के साथ प्लस कहाँ से लगाइए, ओ स्टेट, क्योंकि अगर आप ओ स्टेट में देखें तो यहाँ पे प्लस था, तो इसका मतलब जो जी स्टेट है हमारी प्लस है। और कौन सी रीडिंग हमने देखी है, हाँ, आप जब एक्स के ऊपर है और कौन सा रीड कर रहे थे, ए रीड कर रहे थे, तो कहाँ पे जा रहे थे, आप जी के ऊपर जा रहे थे। तो ये वाला हमने पाथ जो है वो फॉलो कर लिया। आप एक्स से आए, आपने ए रीड किया और आप जी के ऊपर चले गए। अब आपका एक ट्रांजिशन हो गई कंप्लीट, अब आपने बी की करनी है। अब जब आप एक्स के ऊपर होते हैं और बी को रीड करते हैं तो आप वाई के ऊपर चले जाते हैं। तो अब आपको एक और स्टेट बनानी पड़ेगी जिसका नेम वाई रखना पड़ेगा। तो ये जो वाई यहाँ पे बनाए हो, आप इसको यहाँ पे भी बना सकते थे, यहाँ पे भी बना सकते थे, इसको नीचे भी बना सकते थे, लेकिन जस्ट एक उसने एक अच्छा फॉर्मेट दिखाने के लिए आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। तो आप इधर भी बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। आपने इसको बी की यहाँ पे जो है ना लेबल ये वाला दिया, आपने वो वाला लेबल दिया और यहाँ से उसको ट्रांजिशन शो कर दी एरो से, यानी कि आप एक्स से जा, अब एक्स के ऊपर थे और आपने बी रीड किया तो अब आप वाई के ऊपर पहुंच गए हैं। अब आपके जो है ना ये पहला टेबल, ये आपका पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। सेकंड में अगर देखें तो जब आप वाई स्टेट के ऊपर हैं, अब आप इस स्टेट के ऊपर आ गए। तो वाई के ऊपर हैं तो आप चाहे ए रीड करें चाहे बी रीड करें, आप वाई के ऊपर ही स्टे कर रहे हैं। तो अब आपने उसको कैसे शो करना है, आपने एक एरो लगाना है, उसी से एरो निकलेगा और दोबारा से सर्कल खा के उसी के अंदर दोबारा से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम दोनों ही रीडिंग ए और बी की रीडिंग थी ना, तो आपको इसी के ऊपर स्टे करवा रही थी, तो आपने उसके ऊपर ए और कॉमा से उनको सेपरेट करके बी कर दिया। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जी के ऊपर भी वही है कि आप चाहे ए रीड करें या चाहे बी रीड करें, आप जी के ऊपर ही स्टे कर रहे हैं। अब आपने जब इसको लिखा तो आप फिर बिल्कुल फिर वैसे ऊपर वाला ही फॉलो करेंगे। तो आपने क्या किया, एक एरो निकाला और उसी के अंदर दोबारा से डाल दिया और उसके ऊपर भी ए प्लस बी लिख दिया, और इसे हम कहते हैं लूप। लूप देना यानी कि अपने आप के ऊपर बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब हमने इसकी आर ही बनानी है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो समटाइम ये भी हो सकता है कि आपको डायग्राम दे दे और आपको कहे कि देख के बताए कि कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो एक्सेप्ट होने का मतलब ये होता है कि आपने इनिशियल स्टेट यानी कि माइनस स्टेट से चलना होता है और फाइनल स्टेट यानी कि प्लस वाली स्टेट को पहुंचना होता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आप इनिशियल से जो यानी कि रीडिंग करके जा रहे हैं वो जस्ट ए है। ए के अलावा आपने कुछ भी रीड नहीं किया, आपने बी रीड किया है ना, लेकिन वो तो आपको वाई की तरफ लेके जा रहा है जो कि फाइनल है ही नहीं। और यहाँ से कोई एरो इधर आ भी नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि जो आपकी एक्सेप्ट हो रही है वो जस्ट ए हो रही है। अब जब आपने ये वाली स्ट्रिंग लिखनी है ना, ये मतलब एक्सेप्ट कौन सी हो रही है, तो आपने कुछ इस तरह से लिखनी है कि उसके ऊपर स्टेरिक नहीं लगाना। यहाँ पे मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें आपकी जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है ना, वो ये वाली हो रही है कि आपका ए और साथ में ए प्लस बी का स्टेरिक। ये क्यों लगाया है, ये बेसिकली लूप के लिए लगाया हुआ है। तो इसके कहने का मतलब है कि जब आप ए को रीड करेंगे तो आप फाइनल के ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये वाला इसलिए लगाया हुआ है कि आपके अदर करेक्टर भी तो आ रहे हैं ना, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है ये वाला, और इसी तरह इधर भी आ रहा है। तो इन करेक्टर के लिए उसने कहा है कि आप ये वाला पाथ भी ले सकते हैं, और ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे जो लूप ले रहा है ना, यहाँ पे लूप लगाने के लिए उसने ए प्लस बी और इसका स्टेरिक लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पे उसने आपको बता भी दिया है कि आपकी जो है स्टार्टिंग विद ए, यहाँ बेसिकली आपको यहाँ पे बोल्ड करके बताएगा मोस्टली, लेकिन क्विज वगैरह में आपको ऐसे बोल्ड करके नहीं बताएगा, जस्ट ऐसे ही लिखा होगा स्टार्टिंग विद ए या कंटेनिंग ए या इसी तरह एक्सप्रेस्ड बाय ए या इस तरह करके कुछ ना कुछ उसने लिखा होगा। तो आपने खुद पिक करना होगा कि इसका मतलब क्या है। अब मैंने आपको आरी भी बता दी, आरी आपकी वो होगी कि आपने इनिशियल से चलना है और फाइनल को टच करना है, तो वो आपकी एक्सेप्ट हो रही होगी। यहाँ पे जो आपकी एक्सेप्ट हो रही थी जस्ट ए ही हो रही थी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।